ये जो ये जो रिजीम चेंज का मामला है जनसा, मैं इस पे आता हूँ बिकॉज आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो उठा रहे हैं। इस पे थोड़ा सा हमें मजीद बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ज़रा ये जो शुरू में जो मैं बात कर रहा था, मैं खालिद चिश्ती साहब को ज़रा इन्वॉल्व करूँ। अब जो जो अभी जनसा बात कर रहे हैं, देखिए इनका जो स्टेटेड एम्स थे वो था कि इसराइल के कि जी हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको इतना डैमेज करना है कि ईरान की जो एबिलिटी है टू वेपनाइज देयर यूरेनियम वो ना कर पाएँ। अब ये उनका स्टेटेड पोजीशन है। ईरान बार बार ही कह चुका है कि जी हम वेपन्स नहीं बना रहे, लेकिन बहरहाल वो जो भी फैक्ट जो भी हो, द मेन पॉइंट इज कि अगर इसराइल ने एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अपना ये रखा हुआ है और वो अचीव नहीं कर पाता, तो फिर तो बहुत बड़ी और बड़े मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे इसराइल की लीडरशिप से, उनके अपने लोगों से। अब उसमें ये जो घूम फिर के बात आई है खालिद चिश्ती साहब, ये जो इनकी यूरेनियम इनरिचमेंट जो जगह है जिसके बारे में ये बात करी है कि जी वो इतनी गहरी है, उसको बंकर बस्टर मारना है, ये वेपन उनके पास नहीं है। अब एक आज अजीब सी बात है, मैं पढ़ रहा था कि सारी पूरी की पूरी जो जंग के हवाले से बहस है वो घूम फिर कर इस एक पॉइंट पे आ गई कि जी वो सेंटर है, उसको हिट करेंगे तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डैमेज होगा, अगर इसको हिट ना किया तो दे विल रिटेन द एबिलिटी टू गो न्यूक्लियर। अब ऑब्वियसली दैट इज नॉट ट्रू, लेकिन अगर वो वन पॉइंट एजेंडा पे आ गए और उसमें उनको अमेरिका की जरूरत है, तो गिवन योर एयरफोर्स बैकग्राउंड जरा आप हमें समझाइए कि ये 90 मीटर की गहराई, अमेरिका के वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स और वो B-52 बॉम्बर्स, ये हाउ डज दैट वर्क। और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक बॉम्ब से तो वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो उनको रिपीटेडली जाके एक जगह पे बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। ये जो इसका जो मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट है फ्रॉम द एयर फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा इस पे जरा इलैबोरेट करें। थैंक यू फाद साहब, प्लेयर बीइंग विद यू एंड द रिस्पेक्टेड पैनल। देखिए ये टैक्टिकली एग्जीक्यूट करना डूएबल लगता है, जिसका मतलब है कि स्टैंड लोन अगर मैं बात करूं कि एक बॉम्बर आए और वो बंकर बस्टर लेकर आए और सीरीज लेकर आए, ऑब्वियसली इतना हैवी टनेज लेकर आए, डजन्स ऑफ बॉम्ब्स लेकर आए और पेनिट्रेट करे तो डूएबल है। हाउएवर, जैसे मैंने कहा कि उसके लिए आपने खुद ही शुरू में कहा कि उसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा है कि अगर अमेरिका खुद इन्वॉल्व होता है B-52 में और उसके थ्रू बंकर बस्टर किया जाए। बट मेरा नहीं ख्याल कि B-52 की सिर्फ जरूरत है। मेरी नजर में दूसरे जहाज भी बंकर बस्टर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एयर सुपीरियरिटी या एयर सुप्रीमेसी इसराइल के पास है ईरान के ऊपर, ऑलमोस्ट बिकॉज एयर डिफेंस नेटवर्क या तो डिस्ट्रॉय हो चुका है या जैम कर दिया गया था आपके सामने, या ड्रोन्स हिट हुए थे और उनका नेटवर्क उतना इफेक्टिव नहीं है इस तरह। अगर इस तरह का कोई मिशन होता है तो इसराइल उसको स्टैंड अलोन इस तरह नहीं करेगा जैसे वो नॉर्मल स्ट्राइक्स बाकी कर रहे हैं। वो उसको वेल एस्कॉर्ट करेगा, वो जैमर्स आएंगे, वो इंटीग्रेशन आएगी, वो सैटेलाइट पिक्चर्स होगी इनके पास, और इंटीग्रेटेड बहुत ज्यादा एक एंट्रॉज पूरा आएगा, ऑर्केस्ट्रेट किया जाएगा पूरे का पूरा, जैसे म्यूजिक का कोई किया जाता है, ये उस तरह होगा। उसमें ये होगा कि वन पर्टिकुलर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सके। मैं सिर्फ एक डूएबल के सेंस में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एडवोकेट। वो इस तरह के एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसी ढूंढी जाएगी कि एट एनी गिवन टाइम एंड प्लेस ये बहुत सुप्रीम फेवरेबल पोजीशन की जाएगी, एयर कंट्रोल किया जाएगा। इसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ द एयर। दैट मींस दे इवन द बर्ड्स फ्लाई अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, हु आर ऑपरेसर। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई स्टेज आई भी तो F-35 और दूसरे जहाज जो इनके पास हैं, जो इसराइल के पास हैं या दूसरे जहाज हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है बंकर बस्टर की। जरूरी नहीं है कि B-52 आए। B-52 का लोग नाम इसलिए ज्यादा ले रहे हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि वो वन मिशन या वन सॉर्टी में इस तरह की एफर्ट जनरेट कर सकता है। वो उस सूरत में होता है कि आपको एक पास की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन जब आपकी कंट्रोल ऑफ द एयर आपके डिफरेंट सेंसर्स के जरिए, और हमने पहले भी देख लिया कि उनकी कितनी अंडरमाइन हो चुकी है बिकॉज़ ऑफ द इंटरनल। इसमें जो B-52 की जो जिक्र आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो मैं पढ़ रहा था, कि वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो 3000 पाउंड्स का उनका वजन है और उसका जो पेलोड है, तो वो B-52 के अलावा कोई और जहाज उनको कैरी नहीं कर सकता। ये एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी करेक्ट है। देखिए फाज साहब, जो आजकल के मॉडर्न जहाज है ना, ये पुराने जमाने के F-36 से उस तरह के जहाज नहीं है। हमारा जो J-10C हमारा जहाज है पाक फिजाई के पास है, वो ऑलमोस्ट 7 टन ऑफ लोड उठा के ले जा सकता है एन एवरेज ओवरऑल।
तो 7 टन की कॉम्बिनेशन आप खुद देख लें कि क्या बनती है। और आप सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट, जब आपको ये डर ना हो कि आप कितने फाइटर जहाज इंडक्ट करेंगे, मैंने तो पहले कंडीशन लगाई कि कंट्रोल ऑफ द एयर गेन करेंगे। अगर कंट्रोल ऑफ द एयर गेन करते हैं, फिर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इज नॉट अ मैटर। आप 50 भेजें या 100 भेजें। 200 पहले दिन भी तो आए थे ना। 200 पहले दिन कैसे आए थे? बिकॉज दे ऑलमोस्ट हैड द कंट्रोल ऑफ द एयर। पहले उन्होंने जैम कर दिया एंड रूट उन्होंने फैसिलिटेशन की जिन मुल्कों ने की। उसके बाद एयर टू एयर रिफिलिंग, प्रॉब्ली 2 दर्जन तो कम से कम हवा में उड़ रहे थे जिन्होंने ये 4,500 किलोमीटर का ट्रेवल अप एंड डाउन जो किया है उसको रिफ्यूल किया है। बिकॉज एक गो में कोई जहाज मेरा नहीं ख्याल बॉम्ब इतने कैरी करके, तो यानी बेसिकली अगर अमेरिका एंटर कर जाता है इस वॉर को, तो फिर ये जो पर्टिकुलर साइट जिसको ये हिट करना चाह रहे हैं, फिर उसको डैमेज करना, उसको डिस्ट्रॉय करना फिर पॉसिबल हो जाएगा। जी, वो उस सूरत में पॉसिबल है। मैं सिर्फ जैसे मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन ऑपरेशन बात कर रहा हूँ। वो जो पॉलिटिकल एंगल आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो कह कर ही आए थे कि मैं जगह मान रहा हूं, मैं उसको अगर मैं उसको टेक इनटू अकाउंट ना करूं तो फिर पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मारिया, जब अगर ये होता है जो दोनों अभी मेहमानों ने बात की, अगर ट्रंप साहब ये फैसला करते हैं कि वो इस वॉर में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि 2 आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि जी आप अगर अमेरिका को एक बार फिर इस मिडल ईस्ट की वॉर में इन्वॉल्व करते हैं तो फिर उसके भी जो है वो बहुत सारे अननोन रिपरकशंस हो सकते हैं जो माजी में हुए हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है जो इजराइल दे रहा है कि हम इस स्टेज पर ईरान को हमने डैमेज कर दिया है कि आप वंस एंड फॉर ऑल आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये नेतन्याहू जो है वो अमेरिकन लीडरशिप को ये आर्गुमेंट दे रहा है। इन एनी केस डॉक्टर मारिया, अगर अमेरिका ये फैसला करता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये फैसला करते हैं कि जी हम इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं, तो फिर तो इसका जो स्केल है इस जंग का वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ईरान के पास तो फिर कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, यानी फिर तो उनकी एग्जिस्टेंशियल जंग शुरू हो गई है। तो आपके ख्याल में इफ दिस वर टू हैपन, क्या ईरान डी एस्केलेट करके और कोई किसी भी तरीके से कोई डील चाहेगा, या फिर उसके पास जितने भी मिलिट्री ऑप्शंस हैं, जितने भी उनके पास वेपनरी है, जितना वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में जो कुछ कर सकते हैं, गर्ज ये कि वट एवर दे कैन डू दे विल डू, क्या होगा? हाउ विल ईरान रिस्पॉन्ड अगर अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन गया? पहली बात तो ये है कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वो इस जंग का हिस्सा ना बने, क्योंकि अमेरिका की जो वनरेबिलिटीज हैं मिडिल ईस्ट में वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हैं। जो उनकी बेसिस हैं वो मुख्तलिफ अरब वर्ल्ड के अंदर हैं, और जहाँ जहाँ वो मुख्तलिफ अरब वर्ल्ड में हैं वहाँ कोई टेंजिबल कैपेसिटी नहीं है कि जहाँ से आप ये कह सकें कि वो लॉसेस को जो है एब्जॉर्ब कर सकेंगे। कहीं पे उनके 8,000 सोल्जर्स हैं, कहीं पे उनके 7,000 हैं, 6,000 हैं, और मतलब एक तरह से पावर प्रोजेक्शन की बेसिस हैं ये। सो अगर पावर प्रोजेक्शन की बेसिस है और उनकी सेंटकॉम से लेके उनकी तमाम एरिया ऑपरेशंस को डील करने के लिए ये बेसिस है। अब अगर ईरान पे हमला करता है, जरूरी नहीं कि ईरान मिसाइल से हमला करे, गैर रवायती तौर पे भी कर सकता है। सो जब ये सूरत हाल बनती है तो जो वनरेबिलिटी और जो कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट है वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अभी भी आप देखें इस तमाम सूरत हाल के बावजूद ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप ईरान से कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू कर सकते हैं। सो वो नेगोशिएशंस को ऑफ टेबल नहीं लेके जाना चाहते। दूसरी बात है, लेट्स नॉट फॉरगेट कि ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक इस पॉइंट पे पहुंच जाए ईरान की ये जंग और इजराइल की कि जो इस वक्त पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी चल रही है ऑयल की और डॉलर की, वो नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में कन्वर्ट हो जाए या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल बंद हो जाएगा तो आपके पास जो एक इकोनॉमिक केओस आएगा वो अनथॉट ऑफ है। दूसरा ये कि जाहिर है उसमें सिर्फ अमेरिका का कंसर्न नहीं होगा, फिर चाइना विल आल्सो स्टेप इन एंड रशिया विल आल्सो स्टेप इन। और रशिया के अंदर हमें नहीं भूलना चाहिए कि साउथ पोलस भी है। सो इसका मतलब ये है कि ये इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। फिर ये वॉर विल नो लॉन्गर बी ईरान इजराइल, इट विल बी यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया। एंड वो जो एक्सपेंशन है वो इस वक्त अमेरिका जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता, ना चाइना के साथ, ना रशिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। लेकिन डॉक्टर मारिया, ये तो बड़ा अनलाइकली सा सिनेरियो है कि अगर अमेरिका इस जंग का हिस्सा बनता है तो रूस और चीन जो हैं वो किसी भी तरीके से ईरान के साथ आके खड़े हो जाएंगे, बाकायदा उसकी हेल्प करना शुरू हो जाएंगे। अभी तक हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, रशिया है ऑलरेडी हैज़ इट्स हैंड्स फुल और चीन तो वैसे हैंड्स ऑफ पॉलिसी रखी हुई है। तो ये तो बहुत ही अनलाइकली सिनेरियो नहीं है कि वो बीच में कूद जाएंगे। और ईरान के दरमियान एक डिफेंस डील है
एक डिफेंस एग्रीमेंट है। उस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत जो देखिए जंग चलती है, एंड में जंग आपने खुद लड़नी होती है, लेकिन जाहिर है उसमें दो चीजें जंग जिस पर लड़ी जाती है, एक आपकी एम्युनिशन, दूसरा आपका फ्यूल। अगर आपके पास एम्युनिशन वेपन सप्लाई रहती है तो आप जंग लड़ सकते हैं। देखिए जो गजा में इजराइल ने किया उसके लिए एक कांस्टेंट एयर ब्रिज जो है वो क्रिएट की बरतानिया ने, फ्रांस ने, ठीक है, और 1 महीने तक उन्होंने कांस्टेंट वो एयर ब्रिज रखी। चिश्ती साहब उसको ज्यादा बेहतर शायद एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन वो जो एमिनेशन की जो अनडिस्टर्ब सप्लाई थी वो एक बेस थी उनकी इस ऑपरेशन के लिए। वो एक छोटा सा ऑपरेशन था बनिस्बत इसके कि जो उन्होंने ईरान के खिलाफ खोला है। और अभी मसला ये है कि एक लैंड और लैंड वर्सेस स्मॉल स्टेट वर्सेस बिग स्टेट डिलेमा भी है इसराइल का। ईरान ने ये ऑब्जॉर्व की ये सारी स्ट्राइक्स, उसके बाद ईरान ने इसका जवाब भी दिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ईरान खड़ा हुआ है। और जो रजीम चेंज की बात थी उसकी एक स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो थी वो पहले फेज में थी जब तक ईरान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब देखिए लोग जो है जब आप लोगों पर अटैक करते हैं तो पीपल उसका वो रैली अराउंड कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हूं, रैली कर रहे हैं ऑलरेडी। इसको आप इसके फिर जहां जाना चाहते हैं आप जाएं। देखिए ये जो है जो वो एक अवाम को सेंटिमेंट करने की कोशिश करते कि जी रजीम को लैदा कर दें, इसको लैदा कर दें, और वो सेंटिमेंट क्रिएट करते। जैसे जैसे वॉर मतलब ज्यादा टाइम लेगी उतना ये ईरान के फेवर में जाएगी, तो मैं इजराइल के लिए एक प्रॉब्लमेटिक होगी।